नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे लिपि और व्याकरण का। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12 में की अनिवार्य हिंदी में यह टॉपिक जोड़ा गया है और यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर देते हैं तो वहाँ भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं लिपि और व्याकरण। तो देखते हैं लिपि क्या है। लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट। लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग, या कह सकते हैं ध्वनि, लिखित ध्वनि संकेत। लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग या लिखित ध्वनि संकेत। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। जिस चिन्ह का प्रयोग किया दोस्तों मैंने, राम जाता है, तो देखो राम में रे में ये क्या है? चिन्हित हैं और इनका क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। तो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का ही लिखित रूप है, अर्थात लिपि क्या है? भाषा का ही लिखित रूप होती है। फिर करें, प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित वर्ण चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित वर्ण और चिन्ह होते हैं जिन्हें उस भाषा को लिखने और समझने में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो वहीं पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है, तो अंग्रेजी की रोमन है। अर्थात हिंदी की कह सकते हैं कौन सी लिपि है? देवनागरी। पंजाबी कौन सी है? गुरुमुखी। उर्दू कौन सी है? फारसी। अंग्रेजी कौन सी है? रोमन। अब देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात कर लें। इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। जो देवनागरी लिपि हिंदी की, उसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। जो देवनागरी लिपि है उसे कहाँ से लिखा जाता है? बाएं से दाएं। तो मैं बताया था आपको बाएं और फिर दोस्तों दाएं, अर्थात यहाँ से शुरू करेंगे। राम अलवर जाता है, कुछ भी XYZ, तो देखो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम और इधर ले जा रहे हैं दाएं तरफ। बाएं से चलते हैं और दाएं की तरफ, अर्थात बाएं से शुरू करते हैं, दाएं समाप्त, फिर बाएं से शुरू करते हैं और फिर दाएं समाप्त करते हैं। तो स्पष्ट कह सकते हैं इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात देवनागरी लिपि में जो वर्ण होते हैं, जैसे ये वर्ण है मेरा राम, तो इसके ऊपर यदि हम शिरोरेखा नहीं खींचेंगे तो ये राम जो शब्द है ये शब्द नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें शिरोरेखा नहीं है तो हम इसको एक शब्द नहीं कह सकते। तो इस पर क्या है? शिरोरेखा होती है। तो देवनागरी लिपि में जो शब्द होते हैं उनके ऊपर क्या होती है? शिरोरेखा होती है। अर्थात वर्णों के ऊपर क्या होती है? शिरोरेखा होती है। ठीक है। उसके बाद हर वर्ण का आकार समान होता है। इसके जो वर्ण होते हैं, जैसे देखिए, तो हर वर्ण का आकार कैसा होता है? समान होता है, एक निश्चित आकृति में बने होते हैं। फिर उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। मैं जैसे लिख रहा हूँ राम जाता है, तो जो बोल रहा हूँ वही तो लिख रहा हूँ, तो ये उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। अब बात कर लेते हैं व्याकरण की। भाषा के शुद्ध स्थायी रूप को निश्चित करने की नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के नियमबद्ध योजना को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूपों या प्रयोगों का ज्ञान कराया जाता है। अर्थात व्याकरण वह रूप है या वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध ज्ञान और उसके शब्दों का शुद्ध रूप लिखा जाता है, शुद्ध रूप से लिखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा के शब्दों का उच्चारण कैसे हो, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन, अर्थ प्रयोग आदि का ज्ञान व्याकरण के अंतर्गत ही आता है। फिर कहेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण कितने होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से बनता है पद और पद से बनता है वाक्य। तो दोस्तों ये थे लिपि और व्याकरण। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।